हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत अनुच्छेद 1.2 के अंतर्गत पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुणों से तात्पर्य यह है कि पदार्थ के ऐसे गुण जो उन्हें अन्य पदार्थों के कणों से भिन्न बनाते हैं या भिन्न दिखाते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसे समझेंगे। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 जिसे हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में जिसके बारे में हमने जाना है, उसमें हमने यह जानकारी प्राप्त की थी कि नमक, शर्करा या चीनी, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं या फैल जाते हैं या घुल जाते हैं। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं, तब भी एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों में आसानी से या सरलता से घुल जाते हैं और यह दर्शाता है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जा रहे हैं या व्यवस्थित हो जा रहे हैं, और इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। इसके बाद हम यह जानेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए हम क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 के बारे में जानेंगे। क्रियाकलाप 1.3 में यह कहा गया है कि आप अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें और यह देखें कि उसकी सुगंध को प्राप्त करने के लिए आपको उसके कितने समीप जाना पड़ता है। तो यह निश्चित है कि हमें बुझी हुई अगरबत्ती की सुगंध प्राप्त करने के लिए उसके काफ़ी समीप जाना पड़ेगा। फिर इस क्रियाकलाप में यह कहा गया कि आप अगरबत्ती को जला दें। जब जलाएंगे तो क्या होता है, उसकी सुगंध धीरे धीरे करके पूरी कक्षा में फैल जाती है। अब इसमें यह पूछा गया है कि क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? तो हम इसका उत्तर बड़ी सहजता से दे सकते हैं कि अगरबत्ती की सुगंध, जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध हमें दूर से ही मिल जाती है। इसके बाद क्रियाकलाप 1.4 में हमें जल से भरे 2 गिलास या बीकर लेने हैं। इसमें पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से अर्थात धीरे धीरे या धीरे से
एक बूंद लाल या नीली स्याही डालनी है और दूसरे बीकर या ग्लास में शहद को डालना है और उसे अपनी कक्षा के एक कोने में रख देना है। और इसके बाद इन गिलासों या बीकरों को हमें देखते रहना है कि इसमें क्या हो रहा है, अर्थात इनका प्रेक्षण करना है। और इसके बाद इसमें यह कहा गया है कि स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। तो हम देखेंगे कि स्याही की बूंद हम जैसे ही जल से भरे बीकर में डालते हैं, वह स्याही तुरंत ही जल में घुलने लगती है। शहद की बूंद को डालने के तुरंत बाद क्या होता है, यह भी इसमें पूछा गया है। तो शहद की बूंद को जब हम जल में डालते हैं तो हम देखते हैं कि वह नीचे बैठ जाती है और स्याही की अपेक्षा धीरे धीरे जल में घुलती है। इसके पश्चात इसमें यह पूछा गया है कि स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं। तो हम यह पाते हैं इस क्रियाकलाप को करते समय कि स्याही का रंग पूरे जल में कुछ ही मिनटों में एक समान रूप से फैल जाता है। इसके बाद क्रियाकलाप 1.5 में हम एक गिलास गर्म पानी लेते हैं, एक गिलास में गर्म पानी लेते हैं और दूसरे गिलास में ठंडा पानी लेते हैं और उसमें कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालते हैं। कॉपर सल्फेट नीले रंग का या नीले हरे रंग का दिखता है और पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी या गुलाबी रंग का दिखता है। जब एक क्रिस्टल हम एक गिलास गर्म पानी में और एक गिलास ठंडे पानी में डालते हैं और उसे एक किनारे पर कहीं रख देते हैं और हिलाते नहीं हैं और क्रिस्टल को हम सतह पर यानी तली में बैठने देते हैं, तब इसमें इस क्रियाकलाप में प्रश्न किया गया है कि गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। तो जब हम यह क्रियाकलाप करते हैं तो हम पाते हैं कि गिलास में ठोस क्रिस्टल जो नीचे बैठ जाता है तली में, उसके ठीक ऊपर एक रंगीन लाइन सी बन जाती है और ये रंगीन लाइन इसका द्योतक होती है या यह दिखाती है कि कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट जिसका क्रिस्टल जल में डाला गया है वह जल में घुलना शुरू कर देता है, अर्थात कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के कण जल के कणों के साथ मिश्रित होने लगते हैं। समय बीतने पर क्या होता है, अगला प्रश्न है इसमें, इस क्रियाकलाप में। तो समय बीतने के साथ यह होता है इस क्रियाकलाप में, जब यह क्रियाकलाप हम करते हैं तो हम पाते हैं कि समय बीतने के साथ जल का रंगीन होना बढ़ता जाता है। और अगला प्रश्न यह कहता है, यहाँ पर समय बीतने के पर क्या होता है, इसका उत्तर आपने समझ लिया होगा कि जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे पानी का रंगीन होना बढ़ता जाता है, यानी रंग जल में फैलना बढ़ता जाता है।
अगला प्रश्न है कि इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। इससे हमें ठोस और द्रव के कणों के बारे में यह पता चलता है कि ठोस के कण द्रव के कणों में घुलते जा रहे हैं। और घुलने का मतलब क्या है? ठोस के कण निश्चित रूप से द्रव के कणों के रिक्त स्थानों में व्यवस्थित होते जा रहे हैं या समावेशित होते जा रहे हैं। इससे यही पता चलता है। और अगला प्रश्न है इस क्रियाकलाप 1.5 में कि क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे? तो पहली बात तो बड़ी आसानी से स्पष्ट है। जब हम इस क्रियाकलाप को करते हैं तो हम पाते हैं कि गर्म पानी तेज़ी से रंगीन होता है, जल्दी रंगीन हो जाता है, और ठंडा पानी गर्म पानी की अपेक्षा देर से रंगीन होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बढ़ती है। अब ये जो तीनों क्रियाकलाप हम लोगों ने, अब तीनों क्रियाकलापों के बारे में जो हमने जानकारी प्राप्त की है, इससे हम निष्कर्ष यह निकालते हैं कि जो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में मिलना है या घुलना है, वह पदार्थ के कणों के निरंतर गतिशील होने के कारण होता है। और जब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं तो निश्चित रूप से उनमें गतिज ऊर्जा होती है। और जब हम एक पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके कणों की गति तेज हो जाती है। और जब कणों की गति तेज होती है तो निश्चित रूप से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इन तीनों ही क्रियाकलापों में हमने यह देखा कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में स्वतः ही मिल जाता है या घुल जाता है, और इस प्रकार या मिश्रित हो जाता है। इस प्रकार एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः ही मिल जाना विसरण कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में डिफ्यूज़न कहते हैं। आप देख रहे हैं क्रियाकलाप 1.3 में जब अगरबत्ती को जलाते हैं तो उससे एक सुगंधित पदार्थ मिलता है जो कि गैस के रूप में या वाष्प के रूप में होता है, और हवा भी गैसीय अवस्था में होती है। तो एक गैसीय पदार्थ दूसरे गैसीय पदार्थ में मिश्रित होता है और स्वतः मिश्रित होता है, तो यहाँ पर विसरण की क्रिया हो रही होती है। इसी प्रकार ठीक 1.4 क्रियाकलाप में लाल या नीली स्याही का जल में घुलना या शहद का जल में घुलना भी एक पदार्थ के कणों का दूसरे पदार्थ के कणों में स्वतः घुल जाना या मिश्रित हो जाना विसरण का ही एक उदाहरण है। परंतु यहाँ पर द्रव पदार्थ द्रव में घुल रहा है, और क्रियाकलाप 1.3 में गैस में विसरित हो रही है। यह हमें ध्यान देना है। ठीक इसी प्रकार क्रियाकलाप 1.5 में ठोस पदार्थ कॉपर सल्फेट ठोस होता है, ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट भी ठोस होता है। तो ठोस पदार्थ पानी में घुलता है, पानी में मिश्रित होता है या पानी में विसरित होता है। तो यहाँ पर ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ में विसरण यहाँ पर
हो रहा होता है। तो इस प्रकार हमने यह जाना कि एक पदार्थ के कणों का अपने आप ही या स्वतः एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाना या एक दूसरे में घुल जाना, एक दूसरे में मिल जाना, ये जो क्रिया है यही विसरण कहलाता है। अंग्रेज़ी में इसे डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न की स्पेलिंग होती है DIFFUSION, डिफ्यूज़न कहलाता है। और जब हम ताप बढ़ाते हैं अर्थात गर्म करते हैं तब विसरण की क्रिया तेज हो जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ने पर यानी गर्म करने पर पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और विसरण की क्रिया इसीलिए संभव हो पाती है क्योंकि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और उसी रिक्त स्थान, कणों के बीच के रिक्त स्थान में ही एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान है उसमें समावेशित हो जाते हैं या व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार हमने इन तीनों क्रियाकलापों से यह जाना कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने के साथ इन कणों की गति तेज हो जाती है। और हम यह भी कह सकते हैं कि कणों की गर्म करने पर या तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।